सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 3 को। इससे पहले 2 मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आज के पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उनको हम लोग कैसे लगाएंगे, बस वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा लिखा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/3 हो तो आपको पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/3, तो आपसे पूछे हैं साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो, जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा, ये प्रश्न भाई आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप वहाँ पर कौन सा अप्रोच लगा सकते हो, वो चीज़ आपको सीखना है। जब कभी साइन और कॉस की वैल्यू जो प्लस में दी गई हो, साइन और कॉस की वैल्यू कुछ भी प्लस में दी गई हो, मान लिया सी प्लस में दी गई है और आपसे माइनस में पूछे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछे तो आपको बस एक ही काम करना है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कुछ है, मान लिया यहाँ पर कोई नंबर है, मान लिया ए हो गया और यहाँ पर बी होता, यहाँ पर बी होता कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, तो आपसे पूछता कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का मान क्या होगा। अगर कभी ऐसा भी प्रश्न बनेगा तभी आपका यही चीज़ लिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला आपका ये होता है कि रूट के अंदर आपका चला जाता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। यहाँ से जो कुछ निकालोगे वो आपके इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से आप जो कुछ निकालोगे वो इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज दैट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बी है, कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर सी है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अब आप इस प्रश्न को इस फार्मूले के हिसाब से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ए बराबर कुछ नहीं दिया गया भाई, ए साइन थीटा है ना, तो ए बराबर कुछ नहीं दिया गया, मतलब हम 1 मान सकते हैं। और बी बराबर कुछ नहीं दिया गया, देखो बी बराबर यहाँ कुछ नहीं, मतलब कॉस थीटा 1 तो है, तो 1 हम लिख लेते हैं, बी बराबर 1। और सी बराबर दोस्तों कितना दिया गया, 17/13, तो सी बराबर 17/13। अब इस फार्मूले में रख कर ए बी और सी का मान रख कर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आसानी से बता सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर रखोगे मान, तो ये रूट के अंदर ए स्क्वायर, ए कितना है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ सी स्क्वायर, सी है 17/13, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ये 289/13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो रूट के अंदर आपका आ जाएगा 2 प्लस में 289 और बटे में 169 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर सॉरी यह माइनस है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 169 दूना कितना होता है 9 दूनी 18 के 8 हासिल आ गया 1, 6 दूनी 12 1 हो गया 13 हासिल 1 आ गया, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया 3, 338 माइनस 289। अगर 289 से 338 घटाओगे 18 में से 9 जाएगा तो 9 बच गया, यहाँ पर बच गया 12, 12 से 8 जाएगा 4, 2 से 2 गया कुछ नहीं, यानी बच जाएगा 49/169। यहाँ पर बचेगा आपका रूट के अंदर 49/169। अब आपको पता है 49 का वर्गमूल क्या होता है, 169 का वर्गमूल 49 का होता है आपका दोस्तों 7, तो ये हो जाएगा 7, 169 होता है 13 का, तो 7/13 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। 7/13 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया है तो उसका भी कारण समझ लीजिए। आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/3 इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, सभी का होल स्क्वायर कर लीजिए, जो आएगा उसको समीकरण नंबर 1 बना लेना।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे, उसको समीकरण नंबर 2 बना लेना। वहाँ से आप जब जोड़ोगे तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, 2 एक कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती, 1 रखेंगे तो बात यही निकल कर आएगी जो ये सीधा फार्मूला आपको बताया गया। लेकिन वो आपको प्रूव करना नहीं था, आपको सीधे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/3 दिया गया है। आपसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर पूछा तो सीधे फार्मूला लगाएंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये बात याद रखना कि ए यानी कि यहाँ पर कोई नंबर भी दोस्तों हो सकता, मैंने मान लिया यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर अगर 3 होता तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आती, ए की वैल्यू हमारी 3 आती और बी की वैल्यू कितनी आती, यहाँ पर भी 2 आती। ए की वैल्यू क्या आती, 2 आती, बी की वैल्यू 3 आती और सी की वैल्यू तो 17/13 दिया ही गया था, तो हम उसके हिसाब से सॉल्व करते। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 7/13 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 2 नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न भी आपका त्रिकोणमिति से है, उसका भी आपको आंसर बताना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपने दिया गया है कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/3, कॉस थीटा बराबर है 1/3, तो आपसे मान पूछे, मान दोस्तों पूछे साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो आपसे पूछे साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ। यदि कॉस थीटा बराबर 1/3 है तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको बताना है। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना है। भाई हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में जो ये हमको कॉस थीटा दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होती। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप किससे देखोगे, लाल बटे कक्का से देखोगे ना। तो कॉस थीटा यहाँ आता है यानी आधार बटे कर्ण, ये आपका दिया गया आधार बटे कर्ण यानी 1/3। आधार यानी बेस आपका 3 है और कर्ण यानी हाइपोटेनस आपका 3 है। आधार 1 है और कर्ण आपकी 3 है, तो बेस क्या हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, इसका नाम रख लेते हो ए बी और सी, तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो आप यहाँ से कर्ण कितना मानोगे, 3 मानोगे, तो ये कर्ण हमारी 3 हो गई। आधार आप एंगल इसको मान रहे हो थीटा इसको, तो आधार आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। तो लंब क्या आएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, ये BC का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 1 का स्क्वायर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये बच जाएगा BC का स्क्वायर। 9 में से 1 जाएगा तो 8 यानी BC स्क्वायर बराबर 8। तो हम BC बराबर कितना कह सकते हैं, BC बराबर √8 कह सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई, इसकी वैल्यू √8 आ गई। अब हमको बताना है साइन थीटा प्लस में टेन थीटा का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है ना। लंब आपका कितना है √8 बटे कर्ण कितना है 3, तो इसके स्थान पर सीधे रख सकते हैं √8 बटे में 3 प्लस में टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है लंब बटे का आधार। लंब कितना है √8, आधार कितना है 1, तो √8 बटे का कितना हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया √8 बटे का क्या हो गया 1 हो गया। अब आप यहाँ देखोगे कि हर बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। और आपको अच्छे से पता है कि जब परिमेय संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं तो हर बराबर करना जरूरी होता है। यानी 3 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा √8 बटे का 3 प्लस के 3√8, ये आ जाएगा 3√8 बटे का 3। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हर बराबर 1 हर ले लिया मैंने √3, ये √8 प्लस 3√8, 3√8 में 1√8 जोड़ोगे तो 4√8 बटे का 3 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 4√8 बटे का 3 आपके प्रश्न का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। नोट कर सकते हो इसको। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको भाई नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई।
देखिए जितने भी फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के सब एक ही ग्राफ से बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया था। उससे आप अगर बनाना सीख जाओगे, वैसे सीखना तो नहीं है, सब आपको याद करने हैं, फिर काम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन की किसी 14 सेंटीमीटर वाले लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आपसे पूछे है बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न पहले भी मैंने आपको कराया है। फार्मूला अगर याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। प्रश्न है किसी 14 सेंटीमीटर हाइट वाले, भाई ये ऊंचाई है, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपको बताना है। बेलन के आधार की त्रिज्या, भाई देखो यहाँ पर हमको दिया क्या क्या गया है, हमको बेलन का क्या दिया गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h। 2πr/h यही ना होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 88, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 88। अब आप देखो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया, ये क्या है, ऊंचाई, यानी h की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 × πr का मान कितना होता है, 22/7 गुणे r ही आपको बताना है, क्योंकि आधार की त्रिज्या आपको बताना, तो r ऐसे ही रहेगा। हाइट कितनी हो जाएगी, तो 14 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। 7 से काटेंगे कितने बार में, 2 बार में हो गया। 22 दूना 44 दूना 88, तो ये बच जाएगा 88 गुणे का r, और बराबर का इधर हो जाएगा 88। 88 से 88 कट गया, r बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का जवाब है, ठीक है ना भाई, यही आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 4 नंबर प्रश्न पर। ठीक है ना भाई, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए मेंसुरेशन का जितना भी पार्ट है वो डिपेंड करता है फार्मूलों के ऊपर। अगर एक बार आपने फार्मूलों को ज़बरदस्त तरीके से याद कर लिया तो फिर मेंसुरेशन का हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी 8 सेंटीमीटर व्यास का, किसी 3 सेंटीमीटर व्यास का, किसी 3 सेंटीमीटर व्यास का, 3 सेंटीमीटर व्यास का 14 सेंटीमीटर गहरा कुआं, 14 सेंटीमीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर, 30 रुपये प्रति घन मीटर, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में, की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा, वही आपसे पूछे है। कितना खर्च आएगा या कितने रुपए लगेंगे, वही आपसे पूछे है, वही बताना है। कि किसी 3 सेंटीमीटर व्यास का, यानी कुएं का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर और गहराई कुएं की कितनी है 14 सेंटीमीटर। अगर 1 घन मीटर आप खोदोगे तो 30 रुपये लगेंगे। तो आपको बताना, अगर आप पूरा कुआं खोद दोगे जिसकी गहराई है 14 सेंटीमीटर तो रुपए कितने लगेंगे वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न को भाई फटाफट सभी साथी लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो कुएं का दोस्तों निकालेंगे सबसे पहले क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कुएं की खुदाई कितने घन मीटर करनी है।
तो जब वहाँ से हम ये निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर 1 घन मीटर में 30 रुपये लगते हैं तो उसी का मल्टीप्लाई करा देंगे हम सारे से, तो हमें पूरा खर्च पता चल जाएगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि टोटल कितने घन मीटर हमें खोदना है। यही तो ना, कितने घन मीटर हमें खोदना है। तो आप देखो पाई आर की वैल्यू आप रखोगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अगर आपका व्यास दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, अगर आपका व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? हमने बताया था व्यास का आधा हमेशा क्या होता है? त्रिज्या होता है। यानी कि यहाँ पर एक अगर r बराबर आप निकालोगे तो r बराबर 3/2 होगा, यानी कि इसको 3/2 भी कह सकते हैं या 1.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर यानी 1.5 गुणे के 1.5 और गुणे हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 7 से काटेंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ से 42 दूना कितना हो गया 44, और 44 का गुणा कराएंगे 15 गुणे 15 दूना 30 या 45 चौको 60 25 75 के हो गया 5, हासिल आ गया 7, 15 एकम 15 5 20 2 कितना हो गया 22.2 अंक बाद यानी 2.25। 44 दूना 88 25 चौके 100 यानी कितना आएगा 90 घन मीटर आएगा, 90 घन मीटर आएगा। यानी कहने का मतलब ये जो कुएं की गहराई है, ऐसे अगर आपका दोस्तों कोई कुआं बना है, ये कुएं की टोटल गहराई कितनी है तो 90 घन मीटर है कुएं की गहराई। और जब अगर आप 1 घन मीटर खोदते हो, अगर आप इतना खोदते हो तो कितने रुपए लगते हैं 30 रुपए लगते हैं। तो जब आप पूरा खोदोगे तो कितने रुपए लगेंगे भाई 30 रुपए का 1 घन मीटर खुदता है। तो 90 घन मीटर खुदने में 90 गुणे 30, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कुल खर्च कितना होगा। कुल खर्च कितना होगा तो हमें पता है कि टोटल कितना खोदना है 90 घन मीटर, 1 घन मीटर में 30 रुपए लगते हैं। तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई करा लेना कितना आएगा, 9 त्रिक 27 के साथ हो गया। यहाँ पर ये आ गया आपका 2, 9 त्रिक 27 2 29, ये 2970 रुपये आपका आंसर आएगा। 2970 रुपये आपका क्या आएगा सही जवाब आएगा भाई। 9 त्रिक 27 के साथ 2 आ गया, 9 त्रिक 27 और 2 29 हो गया, यहाँ भाई 99 होगा, ठीक है ना। यहाँ 99 हो सकता है, 25 चौके 100 10 आ गया, 25 चौके 100 ये 99 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना भाई। तो 99 गुणे 30 करोगे तो आपका 2970 रुपये आंसर आएगा, आपका 2970 रुपये आंसर आएगा, ठीक है भाई। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर 7 से काटा 14 को 2 बार में, 15 का स्क्वायर 225, पॉइंट 1 अंक 1 अंक यानी 2 अंक पहले लग जाएगा तो 2.25। अगर 44 का गुणा हम 2.25 से कराएंगे तो 99 घन मीटर आएगा। 99 घन मीटर हमारा, जहाँ ये 90 लिखा है इसको हम 99 कर लेंगे, ठीक है ना। ये पूरी जो गहराई है, जो कुएं की पूरी खुदाई कितना करना है 99 घन मीटर का करना है। अगर 1 घन मीटर में 30 रुपये लगते हैं तो 99 घन मीटर करने में 2970 रुपये लगेंगे, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है तथा व्यास 24 सेंटीमीटर है, तथा व्यास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है।
आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, आपको तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L से डिनोट करते हैं और व्यास जिसको हम डाईमीटर D से डिनोट करते हैं, ये दो चीज़ें दिया गया है, आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। अगर आपको पता होगा कि संपूर्ण पृष्ठ शंकु का क्या होता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना भाई, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कितना होगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए अगर यहाँ पर D आपको पता है, अगर आपको D पता है भाई, देखो क्या क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में। तिर्यक ऊंचाई को हम L से डिनोट करते हैं, यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको अगर D की वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर, तो आप हमको बताओ R की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस में R, यही तो होता है ना, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस में R। अब यहाँ से रख के आप ज्ञात कर सकते हो, पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे R कितना है आपका 12, और ये ब्रैकेट में हम फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये L कितना है आपका, L है भाई आपका 9 और गुणे R कितना है 12। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे का 12। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 और 9 2 11 गुणे का 21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 3 21 हो गया, 12 3 36 गुणे के 22, यानी ये आएगा 22 गुणे के कितना आएगा 36 आएगा। गुणा कराओगे तो कितना भाई आएगा 36 और 22 का गुणा कराओगे तो 6 दूनी 12, हासिल कितना आ गया 1, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 792 आएगा। 792 आपके प्रश्न का जवाब होगा, नोट कर सकते हो। 792 आपके प्रश्न का जवाब होगा, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। ठीक है ना भाई, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूनिट आप लोग लिख सकते हो, यूनिट कौन सी आएगी भाई, सेंटीमीटर में दिया गया था तो घन सेंटीमीटर आएगा कि वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आप सीधी सी बात समझो, यहाँ पर R है और यहाँ पर R है भाई, जोड़ने पर तो घातें जुड़ती नहीं, गुणा करने पर जुड़ती है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देना यहाँ पर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट भी आप लोग लिख सकते हो, वैसे लिखना तो पड़ेगा ही यूनिट। तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है दो अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है, तो इकाई अंक से 3 कम है, इकाई अंक से 3 कम है। फिर कह रहा संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुना है, अंकों के जोड़ के 4 गुना है, तो संख्या आपको बताना है। तो संख्या क्या होगी, यही आपको बताना है, संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को आप लगाओ तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुना है तो संख्या क्या होगी। आप इसको 2 चरों में भी लगा सकते हो, 1 चर में भी लगा सकते हो। आपको आंसर केवल बताना है, चाहे आप 1 चर में लगाइए या 2 चर में लगाइए। 2 चर में लगाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 1 चर में लगाओगे तो कम थोड़ा लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे भाई, अंकों दहाई का अंक और इकाई का अंक। तो एक बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दहाई का अंक
दहाई का अंक और मैंने नीचे लिखा इकाई का अंक। आप बताओ हम किसको मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे कि दहाई का अंक मानेंगे। मैंने कई बार आपको बताया जिस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं होती है ना, हमें उसी को मानना पड़ता है। भाई देखो, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। एक बात तो तय है कि दहाई का अंक 3 कम होगा इकाई के अंक से, मतलब दहाई के बारे में तो कुछ नॉलेज हमें है, बट इकाई के मामले में कोई नॉलेज नहीं, तो इकाई को हम x मानेंगे। तो दहाई ऑलरेडी क्या हो जाएगा, x माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 क्या है, कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, 3 कम है, तो 3 हमने यहाँ पर कम कर दिया है। अब देखो, अब प्रश्नानुसार लगाओ, प्रश्नानुसार लगाओगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न कह रहा है कि संख्या अंकों के जोड़ के, अंक क्या है, ये है ना, तो अंकों के जोड़ यानी x प्लस x माइनस के 3, संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुने है। संख्या अंकों के जोड़ का 4 गुना है, और संख्या आपकी होगी क्या, संख्या आपकी क्या होगी भाई बताओ, संख्या आपकी क्या हो जाएगी। भाई देखो, अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक x माइनस का 3 है, तो संख्या क्या बनेगी, ये आपका बनेगी भाई x, इकाई का अंक है तो इकाई का अंक हो गया x, और दहाई का अंक मतलब 10, तो 10x माइनस के 30 बनेगा ना भाई, 10x माइनस के 30, यानी हम इसको कह सकते हैं प्लस में x माइनस के 3, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ 10, क्योंकि दहाई का मतलब 10 होता। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस के 10 या 30, और प्लस में क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, प्लस में सॉरी ये भाई 10x, ये x आपका बाहर रहेगा ना भाई, बाहर, तो ये आपका आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर केवल दहाई का मतलब 10 होता है इकाई। अगर 2 संख्याएं लिखी ऐसे 25, तो ये 5 तो एक 5 ही गिना जाएगा, लेकिन हम 25 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 प्लस के 5, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 10 प्लस में 5, तभी तो संख्या बनेगी। दहाई का मतलब हमेशा कितना होता है, 10 होता है। अब इस प्रश्न को आप लगा सकते हो, इस प्रश्न को लगाओगे तो यहाँ इधर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस में 4x और प्लस में माइनस के 4 तियाँ 12, 4x 8x बन जाएंगे, यानी 8x माइनस के 12, और इधर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 10x और प्लस का ये, तो 11x बन जाएगा। 11x माइनस के 30 बराबर के 8x माइनस के 12। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 8x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा, 3x बचेगा, यानी ये आपका बच जाएगा 3x बराबर के, ये 12 है उधर 30 चला जाएगा, तो 12 में से 30, अगर 30 में से 12 घटाओगे तो 18 बच जाएगा ना। 3x बराबर के 18, तो x बराबर के 3 छंग 18, x बराबर के 6, संख्या आपको बतानी है, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। भाई x था मेरा इकाई अंक ना, तो इकाई अंक 6 आ गया, तो दहाई अंक क्या आएगा भाई बताओ, दहाई अंक क्या आएगा, अगर x का मान 6 रखोगे 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, दहाई अंक 3, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी इकाई के स्थान पर इकाई रख दीजिए, दहाई के स्थान पर दहाई। 36 आपके प्रश्न का जवाब है, 36 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको आप 2 चरों में भी लगा सकते थे, इकाई को अंक को आप x मान लेते, दहाई को अंक को y मान लेते, वहाँ पर आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ती। पहली इक्वेशन इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 क्या हो जाता, कम हो जाता, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम, वहाँ से आप एक चर का मान निकालते, समीकरण नंबर 1, फिर आप दूसरा संख्या के अंकों का 4 गुना कर देते, वहाँ पर समीकरण 1 का मान रख देते, तब भी आपका आंसर इतना ही आता, बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता। तो आप एक चर में भी सॉल्व कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 7 नंबर। सेवन नंबर बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न को इसलिए लिया गया है क्योंकि आपका हो सकता है डाउट हो कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो प्रश्न पहले से सॉल्व ही है, केवल आपको चेक करना है बस कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके इक्वेशन को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि यदि x बराबर कितना दिया गया भाई, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रेखीय समीकरण
रेखीय समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 और आपका क्या है भाई 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 7 के हल हैं कि नहीं हैं, के हल हैं। आपको यही बताना है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो रेखीय समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 7, क्या ये हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आपको दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले समीकरण को लिखिए x प्लस वाई बराबर के कितना है 3, और आप दूसरे समीकरण को लिख लीजिए 2x प्लस में 3y बराबर के 7। अब आपको कुछ नहीं करना, x बराबर जितना दिया गया उतना रख लीजिए, y बराबर जितना दिया गया उतना रख लीजिए। अगर इन दोनों में LHS बराबर RHS आएगा, LHS बराबर के RHS अगर इन दोनों में आएगा तो कहने का मतलब ये हल होंगे। अगर LHS बराबर RHS दोनों में आ रहा है तो ये जो x बराबर 2 y बराबर 1 जो दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं, ये इनके हल होंगे। तो अगर आप इसमें x बराबर 2 रखोगे तो 2, y बराबर 1 रखोगे बराबर का 3, तो इधर तो 3 बराबर 3 आ गया, यानी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अगर यहीं पर आप रखोगे तो 2 गुणे x का मान 2, तो 2 प्लस के 3 गुणे का y का मान 1 बराबर के 7, 2 दूनी 4 प्लस के 3 1 कम 3, तो ये आ जाएगा 7 बराबर के 7, यानी LHS बराबर RHS के हैं। तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हो, अतः ये हल हैं, अतः ये हल हैं, ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इनको बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है ना। ये x बराबर अगर 2 रखोगे, y बराबर 1, कुछ भी यहाँ पर दोस्तों कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी 9 10 कुछ भी दे दे, x बराबर y बराबर कुछ भी दे दे, अगर पूछे हल है कि नहीं है, आपको करना केवल एक ही काम है, इसमें रखो अगर LHS RHS यानी दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों इक्वल आ रहा है दोनों समीकरणों में, तो कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 8, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। ये प्रश्न कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, 3:2 हैं, तथा उनके बीच की दूरी, ये प्रश्न दोस्तों मैंने पहले भी कराया है, तथा उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन क्षेत्रफल भी दिया गया है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, तो दिया गया 325 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन है आपसे समांतर भुजाओं की माप बताओ, समांतर भुजाओं की माप बताओ, समांतर भुजाओं की माप आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, भुजाओं की माप बताओ, समांतर भुजाओं की माप क्या होगी वही आपको बताना है। प्रश्न मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सकता आपको थोड़ा कम दिख रहा हो। क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं तथा उनके बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको एरिया भी दिया गया है 325, तो आपको बताना क्या है, समांतर भुजाओं का योग बताना है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है ना। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भाई समलंब है, सॉरी समांतर नहीं है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे क्षेत्रफल सर यही होता है कि 1/2 B1 प्लस के B2 और ये आपका होता है H। B1 B2 आपकी जो होती है समांतर भुजाएं होती हैं। भाई समांतर भुजाओं का रेशियो दिया गया,
हमने बताया जब भी कभी रेशियो दिया गया तो आप इसमें x हटा लीजिए बस, यानी ये 3x रेशियो का 2x बन गई। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे यानी 1/2, यहाँ रखेंगे 3x प्लस के 2x, और हाइट आपकी कितनी है, ऊंचाई तो है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी हो गई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और इधर हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया 325, तो ये हमारा 325 चलता रहेगा जब तक इधर सॉल्व नहीं हो जाएगा। 3 2 5, ये आपके हो गए 5x गुणे के उधर हो गया 10, 2 से काटेंगे 5 बार में तो 5x मल्टीप्लाई का 5, यानी ये आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई का 5, इसके बराबर कितना है 325 है। इसको सॉल्व करोगे 5 से काटोगे, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, भाई 5 छक्का 30, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, 5 से फिर काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 नहीं है 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। अगर x की वैल्यू पता चल गई तो आंसर आ गया। इसमें रखोगे तो पहली साइड क्या आएगी 3x है, यानी 13 गुणे 3, तो 13 तियाँ 39 सेंटीमीटर आ गई पहली साइड। दूसरी है आपकी 2x, इसमें रखोगे 2 गुणे का 13, तो 13 दूना 26 सेंटीमीटर। भाई एक साइड कोई भी 26 सेंटीमीटर हो सकती है दोनों समांतर भुजाओं में, और कोई भी 39 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर 26 39 अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो, अगर आप चेक कर सकते हो तो 1/2 गुणे का ब्रैकेट में हो जाएगा 26 प्लस का 39, और गुणे के आपके हाइट कितनी 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 325 आएगा जो क्षेत्रफल दिया गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर लीजिए 1/2, इसको 2 से काट दीजिए 5 बार में 6, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 39 से ये 9 है, तो ये आ जाएगा आपका 9 6 15, 3 2 5 1 6, 65 गुणे के 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 65 गुणे के 5 करोगे तो आप कितना आएगा 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 छक्का 30, 2 32, 325 ही आने वाला है। यानी कि अगर जो हमारी साइड आई हम चेक भी करना चाहते हैं तो भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आया इसका मतलब ये आंसर हमारा राइट है, 39 और 26 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नोट कर लीजिए। फिर 9 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर 9 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ACBD एक क्या है भाई चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशनें क्या होती हैं सभी मैंने आपको बताया है। चक्रीय चतुर्भुज है जिनका कोण B बराबर 95 अंश, कोण B बराबर 95 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण D का मान आपको ज्ञात करना है, कोण D का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो यदि कोण A बराबर कोण C, यही तो दिया गया भाई, कोण A तो कोण A का भी मान ज्ञात करना, कोण A का मान ज्ञात करो। 2 मान बताने हैं आपको, 2 मान बताने हैं और केवल एक मान दिया गया। कोण B की वैल्यू दी गई है कि वो 95 डिग्री है, और ये बताया गया कि कोण D का भी मान ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन दे दिया गया कि कोण A कोण C दोनों इक्वल हैं, तो कोण A का भी मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को में कुछ नहीं है भाई, इतना हमेशा याद रखना कि मान लिया ये हमारा क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना भाई। मान लिया हमने क्या है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, जो वृत्त के अंदर बना हुआ होता है, यानी जिसके चारों शीर्ष कहाँ होते हैं, जिसके चारों शीर्ष वृत्त पे होंगे वही हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी कि ये हमने मान लिया हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका नाम क्या दिया गया ACBD।
हमने कह दिया ये है ए, ये है सी, ये है बी और ये क्या है भाई डी है, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया कि कोण बी बराबर 95 अंश है, कोण बी बराबर कितना है 95 डिग्री है और कोण डी का मान आपको पता करना है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज में संगत कोण, जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका मान 180 अंश होता है, यानी कोण बी प्लस के कोण डी बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। तो हम यहाँ से कोण डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कोण बी बराबर रखेंगे 95 अंश प्लस के कोण डी बराबर के 180 अंश, 95 उधर जाएगा तो कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश माइनस के 95 अंश, यानी कोण बी बराबर 95 500 यानी 85 डिग्री आ जाएगा। कोण डी कितना आ गया 85 अंश आ गया। अब कोण ए और कोण सी आपको बताना है, तो सीधी बात भाई कोण ए और कोण सी आपस में इक्वल होंगे ना, तो आप मान सकते हो कि x ये है, x हमारा ये है और इन दोनों को सम करोगे तो 180 आएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ए प्लस में कोण सी बराबर के 180 अंश। हमने कोण ए को x माना, कोण सी को भी x माना, तो x प्लस में x बराबर के 180 अंश, x क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2x बराबर में 180 अंश, तो x बराबर क्या आएगा 90 अंश आएगा, x बराबर के 90 अंश आएगा। ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा ही बता दिया गया कोण ई कोण सी इक्वल हैं, तो कहने का मतलब 90-90 होंगे, क्योंकि दोनों का सम जब 180 होता है तो 90 ये होगा 90 ये होगा। कोण ए का मान पूछा था तो 90 डिग्री ये भी हो जाएगा, 90 डिग्री ये भी हो जाएगा। नोट कर लो इसको, फिर 10 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर 10 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। 10 नंबर प्रश्न, चलिए भाई 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, ये बात समझ में आ गई होगी सबके। बस ये याद रखना चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम कितना होता है 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों का सम 180 अंश होता है। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यह कह रहा है भाई कि दिए गए चित्र में AC वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। दिए गए चित्र में, एक चित्र अभी मैं बनाऊंगा, दिए गए चित्र में AC वृत्त का व्यास है, AC वृत्त का व्यास है यानी कि डायमीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करो क्वेश्चन है और दिया गया है कि यदि कोण ABC बराबर 90 अंश हो, ये चीज़ आपको दी गई है और एक डायग्राम ऐसे बनाया गया। ये आपका है एक सर्किल के अंदर दोस्तों आपका यहाँ पर है बिंदु A, यहाँ पर है आपका बिंदु C, ये ऐसे किया गया है। उसके बाद यहाँ है बिंदु B, ये बात हो गई ऐसे। फिर यहाँ है बिंदु D, यहाँ है आपका बिंदु E, ये हो गया भाई, ये हो गया। इसी का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। ये कोण दिया गया है कितना, ये कोण आपका दिया गया 36 अंश, ये कोण आपका दिया गया 36 अंश। तो आपको ये कोण बताना है, आपको ये कोण x की वैल्यू आपको बताना है कि x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा वही आपको बताना है। तो फटाफट तरीके से बताओ भाई, ऐसे ही चित्र बना हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो जल्दी से आप बताओ इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझना है आपको। बस
देखो आपको एक चीज़ क्वेश्चन में दी गई कि कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है। भाई ए बी सी मतलब कौन, यानी कि ये पूरा कोण आपका कितना है, ये पूरा कोण आपका 90 अंश है, ये पूरा कोण आपका 90 अंश है। तो ये बताओ इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका ए बी सी, एक तो बन रहा है आपका ए बी सी, या हम इसको कह सकते हैं एक कोण बन रहा है डी बी सी, और एक कोण कौन सा बन रहा है आपका, एक बन रहा है ए बी और सी, ये तो टोटल 90 डिग्री है। तो एक आपका बन जाएगा ए बी डी, एक बन रहा है डी बी सी। दो कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं कि कोण ए बी डी प्लस ये दूसरा कोण हमारा क्या डी बी सी, ये दूसरा कोण हमारा हो जाएगा डी बी सी। अगर इनको सम करूंगा तो कोण ए बी सी आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई। ये ए बी सी इसके अंतर्गत देखो ये डिवाइड कर रही, जो ये बी डी भुजा है ये राइट एंगल को डिवाइड कर रही है, यानी कि ये दो कोण बन गए। तो ये दो कोण बन गए ना, तो एक कोण बनेगा आपका ए बी डी यानी इधर वाला ये कोण, और एक कोण आपका बनेगा डी बी सी यानी ये इधर वाला कोण। इन दोनों कोणों का सम करोगे तो ए बी सी आएगा। और ए बी सी का मान कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है क्वेश्चन में। ए बी सी बराबर 90 अंश दिया गया। आपको ए बी डी देखो ए बी डी इसका मान पता चल जाए। डी बी सी की वैल्यू 36 अंश दिया गया, तो डी बी सी की वैल्यू 36 अंश मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण ए बी डी हो जाएगा। तो ए बी डी की वैल्यू निकाल सकते, 36 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कोण ए बी डी बराबर के 90 माइनस के 36। तो ये कितना आएगा भाई, 90 से 36 घटाओगे तो 6 5 9 54 डिग्री आएगा। यानी कि कोण ए बी डी कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अच्छा, किसी के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि सर जब हमसे मान x का पूछे है, हो सकता है भाई कई लोग समझ नहीं पा रहे हो कि अगर मान x का पूछे हैं तो आप इस चीज़ को क्यों निकाल रहे हो। क्योंकि भाई आप अगर देखोगे तो ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज नजर आएगा। कौन सा, बी डी ई ए या ए ई डी बी, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज निकल कर आएगा, जिसमें से कोण बी और कोण ई ये आपका क्या होगा, ये आपके आमने सामने के कोण होंगे। इसीलिए मैंने ए बी डी बराबर 54 अंश निकाला। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ए ई बी डी, ए ई बी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज ए ई बी डी है। तो है इसमें से आपको बताना है। तो अब यहाँ से आप देखो एक बात समझ लो भाई, आमने सामने के कोण यानी बी और कोण ई ये होगा ना, यानी कि ये कोण बी और कोण ई ये किसके इक्वल होंगे, तो ये 180 के इक्वल होंगे। यानी हम इसको यह भी तो कह सकते हैं कि कोण ये बी वाला कोण यानी ए बी डी, हम इसको ए बी डी कह सकते हैं। तो हम इसको कहेंगे कोण ए बी डी प्लस में, अब ई है ना तो इसको कैसे ए ई डी ये कोण ना ए ई डी बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा। और हमको ए ई डी का मान बताना, ए बी डी हमको पता है ये कितना आ गया, 54 अंश आ गया ना, ये 54 अंश। तो ये हमारा हो जाएगा 54 अंश प्लस में कोण ए ई डी बराबर के 180। तो 54 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कोण ए ई डी बराबर के 180 माइनस के 54। तो ये कितना आएगा भाई, 54 6 कितना हो गया 60 20 80 126 अंश आपका आंसर आएगा। 126 अंश आपका आंसर आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 126 डिग्री होगी, 126 अंश होगी। फिर से समझ लेना, मैंने यहाँ पर इसका मान क्यों निकाला, क्योंकि ये टोटल भाई 90 अंश है, इसको दो भागों में डिवाइड हो रहा। तो एक तो 36 जब दिया गया तो दूसरी जाहिर सी बात है 54 होगा। अगर ये 54 है तो ये दो चक्रीय चतुर्भुज के सामने सामने के कोण है। अगर ये 54 है तो ये 180 माइनस 54 यानी 126। तो 5 2 7 6 4 10 180, 126 अंश आपका सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो। 126 अंश आपका सही जवाब होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 11 पर। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। देखो अब जो हमारा होगा ये लास्ट प्रश्न होगा आज का, ये होगा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। 11 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे करना तो 13 चाहिए था, बट 11 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें एक सारणी आपको दी गई है, उसमें बारंबारता बताना है। ऐसे करके दी गई है, ये आपको दिए गए हैं पद और यहाँ पर दी गई है आपको बारंबारता। ऊपर दिया गया है भाई 3 5 6 7, 3 5 6 7, 3 5 6 7, 8 10 12, 8 10 12। उसके बाद बारंबारता 2 4 2 3, 2 4 2 3, 1 3 4, 1 3 4। निम्न बंटन की माध्यिका बताओ। बंटन की माध्यिका बताओ। देखिए ऐसा प्रश्न बिल्कुल कंफर्म है आपके पेपर में आना, बिल्कुल कंफर्म है ऐसा एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो इस पर आप पकड़ बनाए रखना, क्योंकि ये एकदम फ्री के नंबर होते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमको जो आंकड़े हैं वो सारणीबद्ध तरीके से दिए गए हैं, इसलिए हमको यहाँ पर एक नई सारणी क्रिएट करनी पड़ेगी संचयी बारंबारता वाली। तो हम यहाँ से सारणी बनाते हैं। ये हो गया मेरा पद, है ना, ये क्या हो गया, पद हो गया भाई। और ये हमारी हो गई बारंबारता, ये हो गई हमारी बारंबारता। उसके बाद एक नई बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये हमारी एक सारणी बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ से हम पद में पद को लिखते हैं 3 5 6 7, 3 5 6 7, 3 5 6 7, 8 10 12, 8 10 और 12। ठीक है ना भाई, ये हमारी बनकर क्या तैयार हो जाएगी, सारणी। अब हम लोग बारंबारता में बारंबारता को लिख लेते हैं। 2 4 2 3, 2 4 2 3, 1 3 4, 1 3 4। देखिए हमने अभी कुछ किया नहीं, हमने जो दिया गया था उसको सारणीबद्ध कर लिया। अब संचयी बारंबारता यानी पहला जो दिया गया इसको ऐसे ही लिख लीजिए, फिर ऐड करते लिखते जाइए। 4 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। 6 2 8, 8 3 11, 11 1 कितना हो जाएगा, 12, 12 3 हो गया 15, 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। यानी यहाँ पर आप इसको काउंट करोगे, इसको काउंट करोगे तो n की वैल्यू 19 आएगी। एक बात दिमाग में याद रखना, जो इसका लास्ट डिजिट आएगा, संचयी बारंबारता का जो लास्ट संख्या आएगी वो इन्हीं का सम होगी। चाहे तो चेक कर सकते हो। 4 3 7 1 8 2 10 1 11, 11 2 13, 4 17, 2 19, n बराबर 19। और 19 क्या है आपकी एक विषम संख्या है भाई कि नहीं है, 19 आपकी क्या है, एक विषम संख्या है ना, एक विषम संख्या, ओड नंबर है। और जब ओड नंबर आ गया तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। बोलो यही ना होता है। जब ये हमारा विषम आ जाता है तो यही ना होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू है 19, तो 19 प्लस में 1/2 बराबर के क्या हो जाएगा भाई, वां पद, वां पद। तो 19 में 1 जोड़ेंगे, 20/2 काटेंगे तो 2 दहम 20, 10वां पद। अब यहाँ से कई साथी गड़बड़ कर देते हैं, कह देते हैं यही आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं होता है। 10वां पद आपको खोजना है किस में आएगा, 10वां पद आपको खोजना किस में आएगा, तो जिसकी संचयी बारंबारता ये 10 जिस संचयी बारंबारता में आएगा वही। देखो भाई कहने का मतलब ये 2, यहाँ 2, यहाँ तो 10 आ नहीं सकता, 6 यहाँ भी 10 नहीं आ सकता, 8 यहाँ भी 10 नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही हम 11 पर पहुँचे तो 10 आ गया, क्योंकि 11 के पहले 10, तो 10 काउंट हुआ ना, मतलब कौन सा पद, 7। तो माध्यिका क्या हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। माध्यिका दोस्तों क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, 7 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को करना है आपको लाइक, शेयर करना है। चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना है। ठीक है ना भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।